नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं, सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं, बहुत कामयाब हो चुकी फ़िल्म एनिमल के बारे में, जिसकी चर्चा तमाम तरीकों से, तमाम मंचों पर हो रही है। फ़िल्म की कामयाबी को लेकर के भी, फ़िल्म जिस तरह की सोच को लेकर के सामने आई है, जिस तरह फ़िल्म का प्रेज़ेंटेशन है, जिस तरह का हीरो उसमें दिखाया गया है, जिस तरह का हीरो का व्यवहार उसमें दिखाया गया है अपने साथी कलाकारों के अपने साथी किरदारों के प्रति, वो तमाम चीज़ें समाज में किस तरह का मैसेज दे रही हैं, क्या वो मैसेज ऐसा है जिसको हम एक हेल्दी मैसेज की तरह ले सकते हैं या सिर्फ़ वो एंटरटेनमेंट की पर्पज़ से शुरू की छेड़ा गया एक शगुफ़ा है या उसका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होने वाला है? क्या वो तमाम चीज़ें हैं? क्या वो तमाम असरात हो सकते हैं? क्या उनका हमारे जनमानस पर हमारे जो दर्शक वर्ग है उन पर प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि दर्शक तो उस फ़िल्म को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उस फ़िल्म ने एक डिबेट भी छेड़ दी है समाज में कि क्या जिस तरह का नायक उस फ़िल्म में दिखाया गया है, क्या उसी तरह का नायक हमें हमारे समाज को चाहिए या उस तरह का नायक हमारे समाज को क्यों चाहिए? क्या सिनेमा हमारे समाज को एनिमल बनने की तरफ उकसा रहा है या हमारे समाज में जो एनिमल हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो जिनका व्यवहार मनुष्यों जैसा नहीं है, क्या सिनेमा वहाँ से प्रेरणा लेकर के हमें पर्दे पर वापस वो चीज़ें दिखा रहा है और फिर वो वापस हमारे ऊपर एक अलग तरह का असर डाल रही हैं? ये तमाम पहलू हैं जो इस फ़िल्म ने एनिमल फ़िल्म ने हमारे सामने रखे हैं, जिन पर चर्चा की ज़रूरत है, जिन पर चर्चाएँ हो भी रही हैं तमाम दृष्टिकोणों से। कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं जिन्होंने कि अपनी अलग-अलग राय इस पर रखी है। राम गोपाल वर्मा जैसे निर्देशक इस फ़िल्म से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं तो रणबीर कपूर और जो इस फ़िल्म के निर्देशक हैं संदीप रेड्डी, उनके जूते चाट लेता। और स्वानंद किरकिरे जो कि एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं। उन्होंने इस फ़िल्म को देखने के बाद बहुत ही भावनात्मक टिप्पणी की, बहुत भावुक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि क्या ये फ़िल्म हमको एक ऐसा किस तरफ ले जा रही है, मैं कवि हूँ और ये फ़िल्म जो है जिस तरीके की भावना प्रस्तुत करती है, उसमें ऐसा लगता है कि कमज़ोर मर्द की या कमज़ोर या भावुक इंसान की समाज में कोई जगह नहीं है, सिर्फ़ अल्फ़ा मेल चाहिए समाज को। तो ये तमाम तरह के दृष्टिकोण हैं और उससे समाज में एक अलग-अलग तरह की चर्चाएँ भी शुरू हो गई। तो इन्हीं पर हम आज बात करेंगे अपने इस सिनेमा संवाद में और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं, प्रतिष्ठित पैनलिस्ट जिनका मैं आपसे परिचय कराता हूँ। अजय ब्रह्मात्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, जाने-माने फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से, दशकों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ शिवा फहमी जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक हैं, सिनेमा पर भी लगातार लिखती-पढ़ती, बोलती रहती हैं। हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सिनेमा पर भी लगातार चर्चाओं में शामिल रहते हैं। मैथिली राव जी हैं, बहुत वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक हैं, वर्षों से, दशकों से सिनेमा पर लिख रही हैं, अंग्रेज़ी में कई किताबें लिख चुकी हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मैथिली जी आपसे बात की शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि ये फ़िल्म जो है, इसने एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की डिबेट को एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया है, जो हमारे सिनेमा के पर आरोप लगता रहा है कि जिस तरह का हीरो हम हमारे सिनेमा के ज़रिए प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के सामने, ख़ास तौर से जो हमारा हिंदी सिनेमा है। हालाँकि ये फ़िल्म जो आई है, ये फ़िल्म दक्षिण के एक निर्देशक के ज़रिए आई है और उनकी पिछली फ़िल्म कबीर सिंह भी काफ़ी चर्चा में रही थी, विवादों में रही थी बल्कि अपने नायक के जो उनका प्रेज़ेंटेशन था उसको लेकर के। तो ये जो चीज़ है, क्या ये अल्फ़ा मेल की थ्योरी जो है, आप इससे किस हद तक कन्विंस हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा वापस उस तरफ जा रहा है जहाँ हम लोग पहले हंटर वाली या उस तरह के सिनेमा किया जो स्टंट फ़िल्मों का हीरो हुआ करता था, जो कि दरअसल एक किस्म से जो हीरोइन थी, उस पर काबू पाना या उस पर राज करना या उसको उसको अपने काबू में रखना, उसको अपना एक मानता था, एक काम मानता था, अपनी ज़िम्मेदारी मानता था। मैथिली जी। नमस्कार। मैं इसमें इस मुद्दे के लिए 3-4 पहलू हैं। पहली दफ़ा ये है कि अल्फ़ा मेल का रिटर्न आना हिंदी सिनेमा में साउथ से आए हैं कि पुष्पा, केजीएफ, आरआरआर
और अभी ये फिल्म, इसके पहले तो कबीर सिंह आई थी, वो बहुत डायरेक्टर और उसकी एक्टर को बहुत मशहूर बना दिया था। मुझे लगता है कि ये एक तरफ देखे तो ये एक प्रतिक्रिया है फीमेल एम्पावरमेंट के लिए। अभी आप हिंदी सिनेमा में देखिए, पिछले 20 सालों में से कोई भी फिल्म हो उसमें विमेन्स पोर्ट्रेयल अभी थोड़ा इक्वालिटी के तरफ जा रही है। तो एक्चुअली मेरे लास्ट बुक इसी के ऊपर थी कि मिलेनियल वुमेन अभी एक छोटी सी डेमोग्राफिक है अपनी 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन में, मगर फिर भी वो इन्फ्लुएंशियल है टेलीविजन में, एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में। उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंशर्स हो गई है। और आप देखें तो कोई भी रोम कॉम देखिए, नो मीन्स नो देखिए, कहानी देखिए, थप्पड़ देखिए, ऐसी फिल्म्स जो विमेन की आवाज को बुलंद करती है। मुझे लगता है ये सब फिल्म्स हो अल्फा मेल का रिटर्न इसके लिए विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मुझे उसका हिंदी का अनुवाद नहीं मिलती है, तो और मेरी हिंदी कमजोर भी है, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को रिजरेक्ट कर रही है फिर भी। तो मुझे ऐसा, ये तो एक बैकलैश होगा या प्रतिक्रिया होगा समाज से या और फिल्म इंडस्ट्री से। और फिल्म इंडस्ट्री जो समाज में जो बदलाव आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, उससे वो इम्यून अलग नहीं रह सकती, आइसोलेट नहीं कर सकती है, उसकी किधर भी कहीं भी उसका रिफ्लेक्शन होती है। तो कभी कभी मुझे एक जोक जैसी लगती है कि जब भी हॉरर फिल्म्स का, रैमसे फिल्म्स का टाइम था, उस टाइम पर एक प्यासी आत्मा घूम रही होती है। अभी मुझे लगती है एक प्यासी सबकॉन्शियस सोसाइटी में एक प्यासी आकांक्षा है जो अल्फा मेल को फिर से ढूंढ रही है, जिस समाज में विमेन अपनी इक्वालिटी को असर्ट कर रहे हैं। तो अभी आप पिछले इलेक्शंस में भी देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज भी कि विमेन वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको स्पेशल कर्नाटक में शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह विमेन वोटर्स की इम्पोर्टेंस समझ गई है, उनको टारगेट कर रही है। तो ये भी एक, हम एक्चुअली फुल एम्पावरमेंट के तरफ गए नहीं, पहुंचे नहीं, मगर विमेन्स की आवाज बुलंद होती जा रही है इक्वालिटी की तरफ। अभी कोई सुपीरियरिटी की क्लेम है ही नहीं। So what women want is equality, और ए इक्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप आपको हिंदी फिल्म्स में ऑफ द लास्ट 20 years में नजर आ रही है। मुझे लगता है ये जो सबकॉन्शियस डिजायर जो मेल पॉपुलेशन में है वो उभर रही है, और ये फिल्म्स के जरिए उसकी, जैसा क्या ऑल्टर ईगो, उससे उसकी एको हो रही है लगते। और एक चीज जो आपकी ये अभी जो पॉपुलर फिल्म हीरोज थे, जैसे राजकुमार राव, जैसे स्लाइटली अदर काइंड ऑफ सिनेमा, आयुष्मान खुराना, वो मेल वल्नरेबिलिटी साइड को भी पहचान मिलती थी। तो वो भी हर इंसान ये सोसाइटी में अपनी इनसिक्योरिटीज, वल्नरेबिलिटीज के साथ जूझता रहता है, मेन एंड विमेन, देयर वल्नरेबिलिटीज। तो उसको एक्नॉलेज करने से आपको मोर सेंसिटिव कैरेक्टर्स मिलेंगे। मुझे लगता है ये एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर, उसको कितने भी आपकी अनरिटर्न, मैं तो एज अ प्रिंसिपल मैं एनिमल नहीं देख रही हूँ जी। एज ए क्रिटिक। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं मैथिली जी, आपने जो बात कही है, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे फिल्म विश्लेषकों से या जो लोग सिनेमा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनसे बहुत सारे लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये फिल्म ना तो मैंने देखी है, ना मैं इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस फिल्म का जो विचार है, द आइडिया ऑफ दिस फिल्म, वो उसके ही अगेंस्ट है। और जो प्रेजेंटेशन है, और खासतौर से इस निर्देशक को लेकर के बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन है, संदीप रेड्डी को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने कबीर सिंह में एक जो लवर पैदा किया, जो उन्होंने लवर को प्रेजेंट किया, जिस तरीके से वो मतलब अपनी प्रेमिका को वो जिस तरह से कहता था ये मेरी बंदी है, यानी ये मेरी कोई पालतू चीज है या मेरी कोई मिल्कियत है,
तो जिस तरीके से बात करता था उस आइडिया को लेकर के बहुत सारे लोग उससे खफा थे या उससे उससे मतलब उसको कहना चाहिए पसंद नहीं कर रहे थे। शिवाजी, मैं आपके पास आता हूँ, मैथिली जी ने जो बात कही है, मैं उसी थॉट को लेकर के आपके पास आता हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल ये, जिस तरीके से इस फ़िल्म की पॉपुलैरिटी है, यानी इस फ़िल्म ने 300 करोड़ की कमाई कर ली है, रिकॉर्ड तोड़ रही है रणबीर कपूर की तमाम फ़िल्मों जो पिछली कमाई थी, उसको ये काफ़ी आगे ले जाएगी, ऐसा उससे काफ़ी आगे निकल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। संजू फ़िल्म जो थी उनकी उसने 300 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि उसके उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी और रणबीर कपूर का एक सुपर स्टारडम वाला फेस जो है वो एक उसको और रीइंफोर्स करेगी, मजबूत करेगी। लेकिन जो उस फ़िल्म का आइडिया है, जो अभी मैथिली जी कह रही थी, क्या जो इस फ़िल्म की पॉपुलैरिटी है, क्या उससे कहीं ये थॉट निकल कर के आ रहा है क्या कि महिलाएँ जो हैं, क्या उनको एनिमल जैसा पुरुष प्रेमी पति चाहिए, जो कि अपने इर्द-गिर्द की सारी महिलाओं को, यानी परिवार की महिलाएँ जो हैं, अपनी बहन को क्या करना चाहिए, कैसे उसको लड़का चुनना चाहिए, वो उसको बताता है, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, वो उसको बताता है, सिर्फ़ इसलिए कि उसके मन में कुछ धारणाएँ हैं, उसकी अपने मन में कुछ परंपरावादी सोच है उसकी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये थॉट जो है, ये कहीं न कहीं, ये जो एक मेल शॉविनिज़्म की बात थी, जिसको जो मैंने मैथिली जी से भी पूछी थी, जिसका उन्होंने जवाब दिया अपने ढंग से, क्या ये कहीं उसी धारणा को पुष्ट कर रहा है बड़े खतरनाक ढंग से? क्योंकि इसमें जो हिंसा दिखाई गई है, इसमें बेसिकली जो हिंसा दिखाई गई है, वो हिंसा भी अपने आप में एक ऐसी हिंसा है जो शुरू से लेके आखिर तक चलती है और जिसका कहीं कोई आप बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं ढूँढ सकते। लेकिन जिस पैमाने पर दिखाई गई है, वो बहुत खतरनाक है। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अमिताभ साहब। जो कुछ मैथिली जी ने कहा बस उसमें मुझे जोड़ना है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। जोड़ना ये है कि ये पिक्चर जो जिसमें जो महिला किरदार है वो अबला और आश्रित महिला का जो भारतीय एक संस्करण होता है भारत में, कि पुरुष अगर उसके परिवार में सशक्त है तो वो सुरक्षित है, पुरुष अगर कमा रहा है तो उसकी जिंदगी ऐश से गुजरेगी, पुरुष अगर सारी दुनिया से मुकाबला कर सकता है तो फिर उसको किसी भी मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो आदर्श नारी है, जो आज भी हम जब कॉलम्स देखते हैं, मैट्रिमोनियल कॉलम्स देखते हैं, तो आज भी बहू की तलाश ऐसी ही नारी के लिए होती है जो सौम्य हो, सुशील हो, कम बोलती हो, और मूल्यों की, पारिवारिक मूल्यों की, परंपराओं की इज्जत करती हो, वगैरह वगैरह। तो अंदर से तो सबको एक कमजोर शख्सियत वाली बहू या बीवी चाहिए जो चू ना करे। तो एक तो ये बात है, मगर दूसरी बात यह है कि हम कबीर सिंह फिल्म का भी उदाहरण ले रहे हैं या इस फिल्म का उदाहरण ले रहे हैं। मैं एक सोशल जस्टिस के सवाल को यहाँ ला करके ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कबीर सिंह मेल होने के साथ साथ उसका कैरेक्टर अगर वो अपर कास्ट, अपर क्लास, एजुकेटेड, अर्बन, हिंदू मेल ना होता, कबीर सिंह को आप रिप्लेस करके इन सभी उसके बाकी के चरित्र के साथ में आप उसको मुसलमान बना दीजिए या दलित बना दीजिए, और फिर देखिए जनता कैसे रिएक्ट करती है। क्या तब भी उसको, एक मुसलमान अगर होता कबीर सिंह तो क्या वो उस परिवार की लड़की के साथ ये कर सकता था, या जनता उसको स्वीकार कर लेती, या इसका एनिमल का जो चरित्र है वो एक भारतीय आदिवासी होता, भारतीय मुसलमान होता, भारतीय दलित होता, भारतीय नॉर्थ ईस्ट का होता, तो क्या उसका यही व्यवहार समाज में इतना ही स्वीकार्य होता? और दर्शकों के बीच में देखिए एक कैश 22 सिचुएशन है, समाज पहले बदला और फिल्म उसको उसकी अक्कासी कर रही है, या फिल्म से समाज की बदला जा रहा है। कश्मीर फाइल्स और अभी आपकी केरला स्टोरी, 2 फिल्में आई। कश्मीर फाइल्स में दर्शक इतना उद्वेलित होते हैं कि वो सिनेमा हॉल में खड़े होकर के आह्वान करते हैं कि तुम, गाली दे के कहते हैं कि हिंदू नौजवानों से कि तुम क्या कर रहे हो ना, तुम बलात्कार कर रहे हो ना। मतलब ये हम लोगों के पास विजुअल्स आए जब इतना उद्वेलित हो गए दर्शक, हिंदू दर्शक, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी ऐसा बनना पड़ेगा, अपराधी बनना पड़ेगा। अब ये जो पूरा माहौल है, ये इसको आप किस तरह की टॉक्सिसिटी कहेंगे? ये टॉक्सिसिटी बहुत कैलकुलेटेड है। ये टॉक्सिसिटी हर अल्फा मेल के लिए नहीं है या हर मेल के लिए नहीं है। हर मेल को अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी जो क्षेत्रीय लोकेशन है उसमें रह के व्यवहार करना है। वो उसको लांग नहीं सकता। वो दलित होकर के किसी अपर कास्ट हिंदू या सिख लड़की या किसी लड़की के साथ वो नहीं कर सकता जो कबीर सिंह कर रहा है। तो ये जो एक सैंक्टिटी है,
जो हेजोमेनिक क्लास है हमारी सोसाइटी का, उसको लगता है कि अब प्रिटेंशंस की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, अब आप अंदर से जो सोचते हैं बाहर से उसको करके दिखाइए। और पॉलिटिकली करेक्ट होना, एथिकली करेक्ट होना, सोशली करेक्ट होना, ये सब बातें अब खत्म। अब आप जो आपके अंदर की, जिसको हम डार्क साइड कहते हैं, हर इंसान में एक डार्क साइड होता है। मैं कहती हूँ इस पूरी फिल्म को उठा करके आप पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में रख दीजिए और फिर आप देखिए हम इसका किस तरह से विश्लेषण करेंगे। एक अमीर मुसलमान लड़का जो अपर कास्ट है, जिसके हाथ में बंदूक है, जो कुछ भी कर सकता है और वो ये सब करता घूम रहा है। क्या हमारे भारत की कोई अवाम, कोई सेक्शन ऐसा होगा जो इस मर्द को सराहेगा, उसको पसंद करेगा? हमें घिन आएगी, हमें नफरत हो जाएगी। लेकिन ये हमारा है, ये जो पूरा पावर इक्वेशन है, ये पावर इंटरप्ले है, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे वो समाज के किसी भी आइडेंटिटी के साथ हो। ये जो पावर का इंटरप्ले है, इसके लिए जरूरी शर्त है कि वो मेल अपर कास्ट होना चाहिए, अर्बन होना चाहिए, एलीट होना चाहिए, फाइनेंशियली वेरी साउंड। तो ये सारी चीजें हम रोज देखते हैं रील्स में, जिस तरह की चीजें आ रही हैं लड़कियों के या किसी भी बात पर मर्द लड़कियों को जवाब देने में या लड़के लड़कियों को जवाब देने में एक खास तरह की बदतमीजी करते हैं और फिर वो कहते हैं बराबरी का सिद्धांत है। ये वो बराबरी के नाम पर ये जो रील्स, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 18-19 साल के जो बच्चे बना रहे हैं रील्स, उसमें महिला लड़की को थप्पड़ मारना, ये करना वो करना, और फिर कहते हैं ये बराबरी है। तो और उसकी बेइज्जती करना, सरेआम बेइज्जती करना, ये बराबरी है। तो एक बैलेंस जो है वो हमने खोया है, इसमें कोई शक नहीं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यस, लेकिन नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओनली फॉर द अपर कास्ट, अपर क्लास, अर्बन एंड मनीड क्लास, उनके लिए है। लगातार हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जो न्यूज का आइटम होते हैं, मतलब एक सीरियस आज तक और एनडीटीवी और इन सब पर देखते हैं कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने इतनी महंगी साड़ी पहनी या इतनी महंगी कार खरीदी और उसका सेलिब्रेशन। आज से सिर्फ 20 साल पहले क्या हम लोग ये सोच सकते थे कि महंगी साड़ी या महंगी गाड़ी को सार्वजनिक क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाएगा इस गरीब मुल्क में जहां 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं सरकार से? लेकिन होता है। तो हम बिलियनियर्स के साथ उनका सारा जो वो हमला कहना चाहिए, या जिस तरह से वो हड़प रहे हैं हर पब्लिक सेक्टर को, उसको सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। वो आपसे कह देंगे कि अंबानी को नहीं बेचते, अडानी को नहीं बेचते तो क्या आप खरीद लेते? ये ख्याल कि सरकार का सार्वजनिक कुछ हो सकता है, इसको छोड़ चुके। तो ये कैश 22 है दोनों तरफ से। आप मुझे लगता है मनोज मुंतशिर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बेचारा उर्दू शायर के तौर पे बड़ा अच्छा लिखना, कोमल भावनाओं के साथ लिखने से शुरू करके वो आदि पुरुष तक जब वो पहुंचता है तो उसने बिल्कुल जो रावण का चरित्र जो है या राम का जो चरित्र है, उन सब में वो मैस्कुलिनिटी वो डाली और उस तरह से उसको बनाया। तो वो जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो बदल, वो जमाने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और हमारे सोशल मीडिया की डिमांड को देखते हुए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज। जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही शिवाजी, और आपने मनोज मुंतशिर का एग्जाम्पल लिया। तो मनोज मुंतशिर, शुरुआत मनोज मुंतशिर के तौर पर हुई उनकी, लेकिन बाद में वो आदि पुरुष तक आते आते मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए। तो और वो शुक्ला जो आपने आइडेंटिटी, आपने जो बात अभी आप कह रही थी कि अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल वाली बात, अल्फा मेल वाली बात जो हम लोग कर रहे हैं, वो किस तरह से नैरेटिव को गढ़ता है अपने हिसाब से। प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ। अमिताभ जी, मेरा एक शब्द में ये कहना है कि ये जो मेल मैस्कुलिनिटी है, टॉक्सिक मेल मैस्कुलिनिटी है, अल्फा मेल होना है, ये हर एक को अवेलेबल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक खास परिवार में, धर्म में, जाति में और पैसे वाले घराने में पैदा होना होगा, बस। जी प्रकाश जी, जो बात शिवाजी ने कही, एक तरह से जो जिस तरह का नैरेटिव ये फिल्म गढ़ती है और वो किस तरह से पुराने जो एक हमारे ट्रेडिशनल ढांचे हैं, जो भी हमारे सांचे हैं समाज में, उनको किस तरह से रीइंफोर्स करती है। तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा इस फिल्म को लेकर के ये भी है, क्योंकि शिवाजी ने मुसलमान चरित्रों का जिक्र किया और ये भी कहा कि भाई अगर इसको किसी मुस्लिम कैरेक्टर पर इम्पोज कर दिया जाए इस पूरी कहानी को, तो उसका क्या असर होगा। इस फिल्म का खलनायक जो है वो बहुत दिलचस्प ढंग से उसको मुसलमान दिखाया गया है, लेकिन वो उसी वंश परंपरा से निकला हुआ मुसलमान है। यानी जो फिल्म का जो हीरो परिवार है, यानी जो हीरो का जो परिवार है, वो उसी परिवार का एक हिस्सा है। उसके पूर्वजों ने कहीं इस्लाम जाके ग्रहण कर लिया और फिर जाके कैसे कैसे वो
इस्लाम में आने के बाद वो क्या करता है, कैसे करता है, और उसका जिस तरीके से इंट्रोडक्शन इस फिल्म में दिखाया गया है, एक बहुत ही वहशी किरदार के तौर पर उसको दिखाया गया है, और वो अंत में जहां फिल्म जाती है वहां पर भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ी ही खतरनाक ढंग से एक अलग तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव को भी स्थापित करती है कि जैसे लगता है कि आपको हालात को काबू करने के लिए हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेना जरूरी है। स्वस्तिक का प्रतीक भी है यहाँ पर, जो कि हिटलर की जो एक पहचान थी, और उस पहचान को बाकायदा उससे डिफर करते हुए नायक का बाकायदा वक्तव्य है कि उनका तिरछा था, हमारा ऐसा है, ये ऐसा था। तो वो जो चीजें हैं वो तमाम कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ इशारा करती हैं कि आपको अपनी पैट्रियार्कल जो एक विरासत है उसको कायम कर रखने के लिए आपको हिंसा की जरूरत पड़ेगी। और फिर वही बात आ जाती है कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, यानी हीरो जो हिंसा कर रहा है वो हिंसा नहीं है, वो तो दरअसल एक किस्म का न्याय है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैथिली राव जी को बधाई और शुक्रिया कि वो ऐसी घटिया फिल्म नहीं देखने का निर्णय उन्होंने किया। उनको बधाई और शुभकामनाएं। और शिवाजी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिस बात को आपने आगे जाकर और ज्यादा विस्तारित किया। और अजय जी ये फिल्म 2 बार देख चुके हैं, तो एवरेज बराबर हो गया हम सब लोगों का फिल्म देखने का, कि किसी ने 2 बार देखी, किसी ने नहीं देखी। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो बात शिवाजी ने कही, मतलब इस फिल्म का हीरो एक ऐसा अल्फा मेल है। अब अल्फा मेल क्या है? देखिए, जो ईगोलॉजी है उसके अनुसार अल्फा मेल या अल्फा फीमेल ये शब्द जानवरों के लिए प्रयुक्त होते हैं, और शायद इसीलिए इस फिल्म का नाम एनिमल रखा गया कि जानवर ही है ये पूरी तरह से। अल्फा जी ने इस अल्फा मेल के बारे में जो बात अभी कुछ देर पहले शिवाजी ने कही कि जो सुविधाएं उस हीरो को उपलब्ध है, ये हीरो देश के सबसे धनी परिवार का सदस्य है। फिल्म के अनुसार है या नहीं? फिल्म के अनुसार फिल्म का हीरो देश के सबसे धनी परिवार का सदस्य है, यानी मुकेश अंबानी या गौतम अडानी के खानदान का मान सकते हैं हम। मैं कम अक्ल हूं तो मैं उसी तरह उसको समझूंगा कि मैं अच्छा तो मुकेश अंबानी या उनके जैसे, हाँ सही बात है, उनके जैसे किसी रईस परिवार जी। इतने धनी व्यक्ति के घर में ऐसे जानवर जैसा अल्फा मेल होता है, और वो कहता है कि मेरा बाप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, और फिर भी वो कहता है कि माय डैड इज या मेरा बाप सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेरा बाप सबसे ज्यादा पैसे वाला है। और भाई तुम जो अल्फा मेल बने हो तो किसके बूते पे बने हो? तुम अपने बाप के बूते पे बने हो। तुम्हारी खुद की औकात तो कुछ है नहीं, ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना तुम खेल में अच्छे हो। फिल्म के अनुसार हीरो ना पढ़ाई में अच्छा है, ना खेल में अच्छा है, केवल गुंडागर्दी में अच्छा है, क्योंकि उसका बाप पैसे वाला। और एक बड़ा सांप्रदायिक नरेटिव इस फिल्म में यह बताया गया है कि चूंकि उसी स्वास्तिक परिवार जो कि बलबीर सिंह परिवार का है, उसके पूर्वजों का परिवार बिखर गया, अलग अलग हो गए भाई, संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, फिर एक भाई मुसलमान हो गया, और जो मुसलमान हुआ वो क्या करता है? वो करता है हम 5 हमारे 25। फिल्म के अनुसार वो तीसरी शादी करता है, तीसरी शादी में खून खराबा करता है, एक किसी को मार देता है, कत्ले। उसके पास गन होती है, उसके जो सिक्योरिटी वाले उनके पास भी गन है, लेकिन वो उनको नहीं बोलता कि उसको मार दो, वो खुद मारता है और उसका आनंद लेता है। चाकू उसकी आंख में डाल देता है, किसी का गला जीभ कर देता है हीरो। मतलब ये सब हीरो या खलनायक। तो ये सारी बातें क्या है? शीबा असलम फहमी साहब ने 2 बड़ी अच्छी बात कही। आप चरित्र को उलट दीजिए, इस कहानी को पाकिस्तान का बना दीजिए, या एक चीज और मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा जो अभी शीबा जी ने कही, आप इस फिल्म के हीरो और खलनायक दोनों के धर्म बदल दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए। आप ये मान लीजिए कि जो हीरो है वो बलबीर का लड़का नहीं, अबरार या अबरार का लड़का है, और जो खलनायक है वो बलबीर है या बलबीर का लड़का, जो भी रणविजय, जो भी विजय सिंह हो, मतलब फिल्म में जो भी है वो। आपको पूरी कहानी बदली हुई लग जाएगी, इतनी ऐसी बदली हुई कहानी लगेगी। और इस फिल्म का हीरो क्या करता है भाई? अल्फा मेल करता क्या है? वो बिल्कुल, फिल्म का नाम रखा है जानवर, एनिमल रखा गया है, और अब आने वाली फिल्म का प्रचार भी है कि एनिमल फार्म होगा उस फिल्म का नाम, आने वाली फिल्म का नाम। और उसमें इसके निर्माता निर्देशक ने
रणवीर कपूर के टाइटल के पहले, रणवीर कपूर के पहले लिखा सुपरस्टार रणवीर कपूर। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बाजार की साजिश है कि कैसे रणवीर कपूर को सुपरस्टार बनाया जाए। रणवीर कपूर की जितनी फिल्में चली उससे ज्यादा फिल्में तो फ्लॉप हुई है, मैं ये जानता हूँ। 2-3 फिल्में चली और ज्यादातर उनकी फ्लॉप हुई है। एक्टर अच्छे हैं, बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की फिल्में की हैं और जिस तरह उनका चरित्र भी रहा है आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उसमें वो कतई किसी के लिए बहुत आदर्श कभी नहीं हो सकते। तो इस फिल्म के नैरेटिव कुल मिलाकर गलत है। एक मजेदार एक यूट्यूब पर मैंने एक समीक्षा देखी इस फिल्म की, फिल्म देखने के बाद देखी, तो उसमें उसने कहा है कि सैल्यूट तो संदीप रेड्डी वंगा सर, आपने वादा किया था कि आप रियल वायलेंस वाली फिल्म लेके आएंगे और आप एक रियल वायलेंस वाली फिल्म ले आए। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो उन्होंने किससे वादा किया था। वो दर्शक हम 5-6 में से तो कोई नहीं था जिससे उन्होंने वादा किया थी। और ये वो कौन उल्लू का पट्टा, मैं उल्लू का पट्टा कह रहा हूँ, वो इस देश में कौन उल्लू का पट्टा या बेवकूफ है जो कहता है कि हमें रियल वायलेंस दिखा। इसका मतलब ये कि समाज की जो विकृति है उसको संदीप ये रेड्डी साहब ने, वेंगा साहब ने पकड़ लिया है कि हमारा समाज वाहियात बातें देखना चाहता है, वाहियात कहानी सुनना चाहता है। जो वो जमाने गए कि दोस्ती और प्यासा और अछूत करने वाला जमाना तो कब का जा चुका है, वैसी फिल्में तो कोई देखता नहीं। लेकिन ये देखना चाहते हैं कि अब जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं, जो लोग दर्शक सिनेमा घर में जाते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। जो 13 से 30 साल के बीच के दरमियान होते हैं, अधिकतम लोग उसमें वही होते हैं, 80-90%। तो उनकी जो परिकल्पना है कि मार डालूंगा, एक दर्शक ने कहा कि बहुत मजेदार फिल्म। तो मैंने कहा आपको कैसे, क्यों अच्छी लगी? अरे बोले उसने क्या मारा है, मारा 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 मारा। और मैंने देखा, घड़ी देखी, 18 मिनट का एक हिंसा का दृश्य इस फिल्म में। 201 मिनट की फिल्म है, उसमें 18 मिनट का केवल एक सीक्वेंस है जिसमें केवल मारपीट होती है। 18 मिनट, मेरे ख्याल से 18 मिनट में तो जो हमारे कला फिल्में बनाने वाले एक फिल्म बना के भी छोड़ देते। पहले वो चाकू बल्लम चलाता है, फिर हथौड़े चलाता है, फिर मशीन गन चलाता है और अंत में एक बड़ी सी मोस्टर जैसी मशीन ले आता है। और कोई कानून नहीं इस देश में, कोई पुलिस नहीं है, सैकड़ों लोगों की हत्या कर देता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। तो मशीन वो जो है, प्रकाश जी आपने चूंकि बहुत दिलचस्प जगह बहस को लिया है, आप मशीन जो है वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उसमें वो जो उसका निर्माता है वो कहता है कि देखिए हमने दिल्ली में इसको सोचा है और बेंगलोर में इसको असेंबल किया है और महाराष्ट्र से, तो वो कुल मिलाकर के कहता है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया मशीन है, आत्मनिर्भर भारत है। तो आपने जो बात कही है बहुत दिलचस्प, आपने क्या ऐसी मशीन बगैर लाइसेंस परमिट के बना सकते हैं? एक रिवॉल्वर रखने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है इस देश में। एक ऑर्डिनरी रिवॉल्वर, चाहे आप तुर्रम खां हो, चाहे मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, आपको अगर रिवॉल्वर भी रखना है तो आपको लाइसेंस लगेगा और कोई कहने वाला नहीं है। तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है, कोई बकवास फिल्म लगी अमिताभ जी। और मैं पिछले कार्यक्रम में मुकेश जी के साथ भी ये बात कह चुका हूँ कि मेरे जीवन में मैंने हजारों फिल्में देखी होगी, उसमें से अधिकतम बकवास थी, लेकिन ये फिल्म वाहियात, सबसे वाहियात रही। इससे कम वाहियात कबीर सिंह थी। अब तक मैं कबीर सिंह को ही सबसे वाहियात मानता था। तो रेड्डी साहब ने मेरी बात की पुष्टि की कि इससे वाहियात भी मैं बनाऊंगा और मुझे लगता है कि आने वाली एनिमल फार्म जो होगी इससे भी वाहियात होगी, क्योंकि बाजार शायद ऐसी फिल्मों का ही है। बाजार ऐसी फिल्मों का ही है। ये आपने बाजार वाली बात कही है तो मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय फिल्म लेखन से जुड़े हुए हैं और फिल्म लेखकों की संस्था के प्रतिनिधि भी हैं, वहाँ काफी सक्रियता से संलग्न रहते हैं। धनंजय, अभी जो प्रकाश जी कह रहे थे कि हमारा समाज जो है वो इसी तरह की फिल्में अप्रिशिएट कर रहा है, जैसा कि इस फिल्म को देख करके ऐसा लगता है कि लोगों में एक अलग तरह की इच्छा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत वायलेंस है, लेकिन उस वायलेंस को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हीरो जो है एक सीन में बाकायदा एक लड़की से, जो कि इस फिल्म की एक कैरेक्टर है तृप्ति डिमरी, जो की भूमिका अदा कर रही हैं, उनसे वो अपने जूते चाटने के लिए कहता है और वो जूते चाटने के लिए झुकती है, लेकिन फिर वो खैर उसको मना कर देता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक महिला के प्रति उसका दृष्टिकोण और कुल मिलाकर के निर्देशक की जो सोच है और जिस तरह की हिंसा का भी जिक्र किया प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने, तो वो जो चीजें हैं
वो कुल मिलाकर के क्या हम ये मान लें कि अब जो सिनेमा लेखन का मामला है, उसमें हीरो की जो कोमलता थी, वो कहीं न कहीं उसकी कमज़ोरी मानी जाएगी क्या? क्योंकि अल्फ़ा मेल का ज़माना है, तो जैसे अमिताभ बच्चन के दौर से जो शुरू हुई थी बात कि एक हीरो आएगा और एक साथ जो है 20-20 लोगों को पीट-पीट करके अधमरा कर देगा और फिर सब लोग उसके मतलब एक्शन पर ताली बजाएँगे और उसी को अपना नायक मान लेंगे। तो उससे भी कहीं ज़्यादा उसके तुलना में 100 गुना अधिक हिंसक या 100 गुना अधिक एक्शन ओरिएंटेड वायलेंट सोच रखने वाला हीरो आज हमने अपना लिया है और उसको हम प्रशंसा का पात्र बना रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समाज को एनिमल जैसे नायक की समाज एनिमल जैसे नायक को पसंद करेगा? कर रहा है? उसको ऐसी ज़रूरत है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देश की राजनीति में देखें तो आपको क्या लगता है? इजरायल की तरफ अगर नज़र उठा के देखें तो आपको क्या लगता है? अपने दिल्ली के आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ देख लीजिए तो आपको क्या लगता है? कौन नगर सेवक है? कौन विधायक है? कौन एमपी है? कौन मंत्री है? तो हर तरफ है, लेकिन सवाल है बहुमत का। और एक जैसे जैसे हम सिमटते जैसे हम देख रहे थे, पुरानी जो फिल्म आई थी जानवर, जिसमें शम्मी कपूर हीरो थे, उसकी कहानी क्या थी? फिर जानवर एक आई, अक्षय कुमार की फिल्म आई, उसकी कहानी क्या थी? फिर जानवर अब एनिमल बन गया है, पहले जानवर हुआ करता था, अब एनिमल बन गया है। तो एनिमल की कहानी क्या था? इसके पहले जिस फिल्म का बड़ी चर्चा हुई थी हमारे देश में और लगा कि ऐसी फिल्म तो आई नहीं थी, साउथ इंडिया से बड़ी अच्छी फिल्में आ रही। मैं और थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, बाजीगर एक फिल्म आई थी। तो बाजीगर का मैं प्रीव्यू देखने गया हुआ था, शायद अजय भाई भी होंगे वहाँ पे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम जब उसमें शिल्पा शेट्टी का जो किरदार था, उसको शाहरुख खान जो हीरो है हमारी फिल्म का, वो धक्का दे के नीचे गिरा देता है। तो बड़ा एकदम झटका लगता है कि अरे ये हीरोइन को ही मार दिया, ये कैसा हीरो है? उसके बाद फिर जो है बाद में आता है वो कैसे वो चीट कर रहा है काजोल को, और फिर एक फ्लैशबैक आता है लंबा, और फिर लगता है कि हीरो ने ये किया, लेकिन तब भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। तो जब रोबिंदा वन ऑफ द राइटर थे उसमें रहे उसके, तो रोबिंदा जब हमारे राइटर एसोसिएशन में जुड़ा तो रोबिंदा के साथ तो अक्सर मिलना जुलना बैठना होता था। तो हम लोग बात करते थे, तो हमने पूछा कि क्या उसको मारना जरूरी था? उससे कहानी में क्या फर्क पड़ा? एक ही हीरोइन रखते। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या है, वो चौंकाने वाली बात थी। एक चौंकाया, एक तो आपको चौंका दिया, हमने मार दिया, अरे अभी हीरोइन को मार दिया, ये क्या हुआ? फिर कहानी में थ्रिल पैदा होता है। तो कहानी का मूल मकसद है इंटरटेन करना। और अगर वो देखिए उस फिल्म में अगर क्लाइमेक्स जो है उसमें फ्लैशबैक पूरा अगर क्लाइमेक्स में नहीं आता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती। लेकिन फिल्म हमसे लोगों ने उस समय पूछा था बाजीगर के समय कि क्या कहते हो तुम, तो एकदम स्पष्ट बोल देते हो, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी? हमने कहा ये हिट और फ्लॉप के क्राइटेरिया में नहीं है, या तो ये सुपर फ्लॉप होगी या सुपर हिट होगी, क्योंकि ये एकदम ब्लैक एंड वाइट है, या तो पसंद करेंगे लोग या नहीं पसंद करेंगे। तो एनिमल जैसी फिल्में जो है, ये एनिमल जैसा जो समाज है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि 90 के बाद हमारी जो सैडिस्ट होने की जो अवगुण है, या जो कहिए बीमारी है, बेसिकली मैं इसको हालांकि बीमारी मानता हूँ, और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हर आदमी कहीं ना कहीं से बीमार है, किसी न किसी कोई न कोई ग्रंथि उसके भीतर है। हम इस तरह के समाज में रह रहे हैं, और भारत का जो समाज है, जो शहरों का समाज है, वो तो और भयावह है कि हम जो है हर तरफ से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, और अपने आप को बचाने के क्रम में कई बार जाने अनजाने हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं, दूसरों को क्रश कर देते हैं, दूसरे का कुछ छीन लेते हैं। ऐसा आम तौर पे हो गया है, और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई खुद को बचाने के लिए तो करना पड़ेगा, क्या करूं, सॉरी भाई साहब मुझे ये करना पड़ा, और वो जस्टिफाई कर लेते हैं। तो हमारे समाज में ये सैडिस्ट होने की भावना बढ़ी है, हमारे समाज में संवेदनशीलता घटी है, हमारे समाज में ये है कि हम जो है खुद से ताल्लुक़ रखें, हमको अमेरिका जाना है, और फाइनली हम सबको अमेरिका जाना है ना, क्योंकि अमेरिका से ही समृद्धि आती है। तो अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में हम अक्सर सुनते रहते हैं, ठीक है वहाँ बहुत लोकतंत्र की बहुत बात होती है, वहाँ बाकी सारी बातें होती है, धन संपदा की बहुत बात होती है, लेकिन हम ये भी खबरें सुनते रहते हैं कि अचानक एक लड़का कॉलेज में या स्कूल में अपने पिता की पिस्तौल लेकर के गया और अपने 10 साथियों को मार दिया, या कुछ और हो गया। ये सारी चीज़ें आती है, तो ये आती कहाँ से? ये आती है अकेलापन से आती है। जब आपको लगता है कि मैं ही हूँ जो सबसे आगे बढ़ूंगा, मैं ही हूँ जो दुनिया चला सकता हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे आगे बढ़ूँ, मेरे पीछे कोई ना आए, तो मैं जो है सबसे खतरनाक बीमारी है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भी मैं जो है
ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी तरह से घुसा है। और हम जो है, जो अक्सर लोग बोलते हैं, कई बार हमको टोक देते हैं, अरे यार आप जब बोलते हो क्या धनंजय आप आओगे, हाँ हम आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे मतलब हम आ जाएंगे मतलब मैं मतलब अकेले आओगे ना? हमने कहा हाँ भाई मैं अकेला आऊँगा, तो हम बोल रहे हो। तो ये जो भाव है हमारे यहाँ हम का, वो हम का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अब भी याद करता हूँ ज्वाइंट फैमिलीज को। क्या ज्वाइंट फैमिलीज हमारे पास बची है? क्या हम जो है ज्वाइंट फैमिलीज अभी जो अगर रिश्तेदार भी हैं तो उनकी शादी में, उनके तमाम फंक्शंस में जा पाते हैं? हम नहीं जा पाते हैं। तरह तरह की परेशानियां हैं, टिकट का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा काम बहुत ज़्यादा है, हम खुद परेशान हैं, हम फलाना है, और हम नितांत अकेले होते जा रहे हैं। अकेला व्यक्ति बहुत बीमार होता है, कोई भी हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले जो है वो सबके लिए सोच पाते हैं, संवेदनशील होते हैं। और हमको जो है मनुष्य बनाती है एनिमल से, वो संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का लगातार ह्रास हो रहा है, वो राजनीति में करिए या व्यापार में करिए। तो इसलिए एनिमल जैसी फिल्में हिट होती है, तो इसलिए हिट होती हैं कि उसको हिट होना ही है, क्योंकि सबको वहीं पहुंचना है। जी आपने बहुत एक अलग बात कही कि एनिमल हिट होती क्योंकि सबको वहीं पहुंचना है, हिट होना ही है उसको। मैं अजय जी आपके पास आता हूं, जिस तरह का हीरो इसमें दिखाया गया है, यानी जो कहानी का क्रक्स है, शुरुआत जहां से हुई थी कि एक बहुत रईस बाप का बेटा है, लेकिन उसको अपने पिता का प्यार नहीं मिल रहा, जिस तरह का वो अटेंशन चाहता है उस वही नहीं, वो नहीं मिल रहा, और वहां से उसकी ग्रंथि जो बचपन से शुरू होती है वो अंततः उसको एक मनोरोगी किस्म के या विकृत मनोदशा वाले नायक में बदल देती है। वो हर चीज में जो है वैलिडेशन ढूंढता नहीं है, वो अपने ही जो जो उसकी हरकतें या जो उसकी सोच है वो दूसरों पर लादता रहता है। तो बाप बेटे के रिश्ते को लेकर के बहुत सारी फिल्में हिंदुस्तान में बनी हैं, और उसको लेकर के तमाम तरह के हमने चरित्र देखे हैं, यानी मुगले आजम से लेकर के शक्ति तक अगर हम देख लें तो पिता पुत्र के रिश्तों की बहुत सारी हमको परछाइयां मिल जाएंगी, जहां पर कि बाप बेटे के बीच में कन्फ्रंटेशन है। लेकिन वो नायक जो कि बेटा है वो इस हद तक कहीं नहीं जाता। यानी मुझे अभी भी याद है शक्ति का वो सीन जिसमें कि अमिताभ बच्चन अपने यानी जो जो उनका अड्डा है वहां पर है, और दिलीप कुमार धावा बोलते हैं और आमना सामना होता है, पिस्तौल उनके हाथ में होती है, फिर वो मतलब झिझक करके पिस्तौल फेंक देते हैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में अमिताभ बच्चन, जैसे कि मुगले आजम में दिलीप कुमार तलवार फेंक देते हैं पृथ्वीराज कपूर के आगे। तो वो जो बिल्कुल चीज है, लेकिन ये जो इसमें फिल्म जो इसमें दिखाया गया है कि पिता का के नाम पर वो नायक हिंसा करता है, वो कहीं से भी कोई तार्किकता नहीं है, और किसी भी तरीके से वो उस चरित्र के साथ जुड़ता नहीं, कोई भावनात्मक आवेग उसमें नहीं निकल कर आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है फिल्म बहुत हिट है। क्या कहेंगे आप? इतने सारे लोगों ने सब कुछ बोल दिया है। हाँ, तो सब कुछ लगभग बातें आ गई हैं। मैं बहुत सहमत हूँ सभी की बातों से। शिवाजी की बात में मैं थोड़ी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि टॉक्सिक उसके लिए होने के लिए जरूरी है कि वो हिंदू हो। कहने का मतलब मुसलमान या दलित या किसी और को ये अधिकार नहीं है, या उसको ये राइट नहीं बनता है। मैंने बहुत पहले से, पिछले 15 सालों से यही लिख रहा हूँ। मैं तो ऐसी फिल्म के लिए नहीं, मैं तो रोमांटिक फिल्म में भी कह रहा हूँ कि मुसलमान हीरो नहीं होता। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का हीरो खुर्शीद क्यों नहीं हो सकता था? नहीं होता है। बेसिकली हिंदी फिल्में सवर्ण हिंदू नायकों को लेकर बनाई जाती है, उसी मानसिकता से, उसी सोच से बनाई जाती है। हम देर सवेर उसको स्वीकार करते हैं, कभी अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, कभी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दलित हिंदी सिनेमा में नहीं आया है नायक के तौर पर, मुसलमान भी नहीं आया है। मुसलमानों को लेकर जब फिल्में बनती थी 30-40 साल पहले, तो उसको मुस्लिम सोशल नाम देकर के एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता था। उनको हिंदी आम फिल्मों की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो ये बहुत पुरानी समस्या है। सिर्फ इस फिल्म को लेकर के नहीं है कि उसको हिंसा का अधिकार है कि नहीं है, उसको रोमांस का भी अधिकार नहीं है, उसको प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है। सच्चाई ये है हिंदी फिल्मों की। रही बात इस फिल्म के एक्सेप्ट करने की, हो सकता है वफादार दोस्त, वफादार नागरिक, बस एक जी वो एक टेम्पलेट बन गया है, वैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। अजय भाई, रही बात इस फिल्म की, तो इस फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं अजय भाई, तो इस फिल्म में हम जो देख रहे हैं, अगर आपने संदीप बेंगा रेड्डी के इंटरव्यूज पढ़े हों या इस फिल्म को लेकर के जब भी जो चर्चा चली, तो
वे कह रहे हैं कि क्रिटिक्स ने जो उनकी फिल्म की बुराई की थी कबीर सिंह की, जिन पहलुओं को लेकर के, ये उसका जवाब दे रहे हैं। पूरी फिल्म क्रिटिक्स का जवाब देने के लिए आई है और ये बताने के लिए आई है कि आप जिन मुद्दों पर उंगली उठा रहे थे, वहां मैं अब घूसा लेके आ रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। फिल्म हम नहीं तय कर सकते, कोई भी नहीं तय कर सकता, और जब सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है तो किसी भी फिल्म को अधिकार है कि वो थिएटर में चले। और हम फिल्म मेकर को भी नहीं कह सकते कि आप ऐसी फिल्म बनाओ, आप ऐसी फिल्म ना बनाओ। कोई मॉरलिटी ग्राउंड नहीं होता है फिल्म मेकर के लिए, वो उसको जैसी फिल्म बनानी है बनाएगा। सवाल है कि उसका इंटेंट क्या है, उसका नजरिया क्या है, वो क्या दिखाना क्या चाहता है। क्या फिल्म में जो मुद्दा, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो रिजॉल्व होता है, क्या वो बात जाके खत्म होती है। बाकी जिन फिल्मों बाप बेटे की बात आपने कही, वहां फिल्मों में चीजों को रिजॉल्व किया जाता है, एक पोएटिक जस्टिस होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिल्म ओपन होती है और जहां जाके खत्म होती है वहां ये तय करती है कि अब ये एनिमल नहीं, एनिमल पार्क होने वाला है। ये अब यहाँ पे इससे ज्यादा हिंसा होने वाली है। जो मशीन गन दिखाया गया वो एक मशीन गन आया है, अब अनेक मशीन गन एक साथ दिखेंगे आपको। तो हिंदी फिल्मों, और रही बात औरतों के प्रति व्यवहार, शुरू में मैथिली राव जी ने बहुत सही बात कही कि ये जो महिला सशक्तिकरण आया था उसके खिलाफ ये फिल्म जाती है, बिल्कुल खिलाफ जाती है। लेकिन हिंदी फिल्मों में महिलाओं के सशक्तिकरण की फिल्में जो भी थोड़ी बहुत आ पाई, उनके अलावा हिंदी फिल्मों में होता क्या रहा है। हमेशा, बहुत पहले जावेद अख्तर ने कहा था कि हिंदी फिल्मों के नायक नायिका के बीच हमेशा बदतमीजी का संबंध होता है, प्यार उसी से शुरू होता है, छेड़खानी से, लफंगेबाजी से, पीछे पड़ने से, पलट कर देखने से, इन तमाम चीजों से हिंदी फिल्में लगातार यही करती आ रही है। एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसी को लगातार इस्तेमाल करती है, कभी कभी थोड़ी रद्दोबदल कहीं कहीं हो जाती है। इसलिए इस फिल्म से मैं बिल्कुल हैरत में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आश्चर्य में नहीं हूँ कि इस फिल्म को लोग देख रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसको कौन देख रहा है। आप थिएटर में जाके देखें तो इसको जेन एक्स देख रहा है, मिलेनियल बच्चे देख रहे हैं और जेनजी वाले देख रहे हैं। जो लोग 2005 के पहले पैदा हुए हैं और 95 से, ये वो 10-15 साल के उम्र वाले बीच में जो पैदा हुए हैं वो जाके देख रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसको वो एक हिंदी फिल्मों द्वारा क्रिएटेड माइथोलॉजी के तौर पर देख रहे हैं। जैसे कि हम रामायण और महाभारत देख लेते हैं माइथोलॉजी के तौर पर, ये हिंदी फिल्मों की क्रिएटेड माइथोलॉजी है, जो कैसी हिंसा होती है, कैसे बदला लिया जाता है हिंदी फिल्मों में जो होता रहा है छोटे छोटे स्तर पर, ये उस प्रकार की माइथोलॉजी है। बेसिकली वेंगा रेड्डी हिंदी फिल्मों का मिथक ही दिखा रहे हैं आपको बड़े स्तर पर। ये सारी बातें हैं। मैं इससे बिल्कुल उद्विग्न नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं कहूं आपसे अमिताभ जी 9 जनवरी को फिर से अगर हम इसकी चर्चा करें या 9 फरवरी को हम फिर से इस बात की चर्चा करें, तब तो मानेंगे कि एनिमल का इम्पैक्ट हुआ है। मुझे कतई नहीं लगता है कि एनिमल का कोई इम्पैक्ट होने वाला है और ऐसी फिल्में बनने वाली है। वेगा रेड्डी जरूर 1-2 फिल्में लेके आएंगे। रही बात ट्रेंड बनने की और रही बात इस तरह की फिल्मों की बढ़त की, वो लगातार हम, जो प्रकाश जी ने कहा या और दूसरे लोगों ने कहा कि समाज में जो हिंसा है, समाज में जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है, समाज में वैलिडेशन मिल रहा है, जब हमारे देश का सबसे बड़ा राजनेता कहता है घर में घुस के मारूंगा, तो हमारा नायक भी कह सकता है घर में घुस के दुनिया जला दूंगा। पहले प्रेम में दुनिया जलाता था, अब वो विद्वेष में दुनिया जलाएगा। उसका काम ही है दुनिया जलाना, दुनिया के साथ रहना नहीं है उसको, दुनिया से एडजस्ट नहीं करना है उसको। तो ये हिंदी फिल्मों की क्रूर और कहने की एक नियति है इस तरीके की फिल्में आने की। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बहुत हैरान परेशान नहीं हूं और न मैं इसको किसी ट्रेंड की तरह देख रहा हूं। कबीर सिंह आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर 10 साल पहले आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई भी रिपीटिशन नहीं हुआ। कुछ एक छोटे फिल्मकारों ने जरूर कोशिश की वैसे फिल्म बनाने की, लेकिन वो उदाहरण नहीं बना। वो अपने आप में एक कल्ट फिल्म है, उसको देखते हैं लोग, उसको समझते हैं, वो सारी चीजें। वहां भी हिंसा है, यहाँ भी हिंसा है। और कल मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हर 10 साल पे एक ऐसी हिंसा वाली फिल्म आ जाती है और फिर उसके बाद वो एक कल्ट फिल्म बन जाती है और फिर हम अपनी दूसरी फिल्मों में लग जाते हैं।
मैं तो इसको देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थिएटर में लगी हुई है, 12th फेल लगी हुई है, जोरम लगी हुई है। अगर आप बहुत दुखी हैं एनिमल से तो जाकर के देखिए उन फिल्मों को। द आर्चिज भी देख सकते हैं आप, जहां पर्यावरण के मुद्दे को, हालांकि वो थोड़े हाईब्रो वाला सोसाइटी की फिल्म है, लेकिन वहां कुछ अच्छी बातें की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही फिल्म बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है, फिल्में बन रही हैं, हर तरह की फिल्में बन रही हैं। उसमें से एक एनिमल बनी है, ज्यादा उत्तेजित और उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है और न ज्यादा घबराने की जरूरत है। मेरी यही राय है जी। नहीं, आपने जो बात कही है अजय जी, उत्तेजित उद्वेलित होने या उद्विग्न होने वाली बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये चीज तो कहीं ना कहीं मतलब इस पर बातचीत होनी भी चाहिए। और हम इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि सिनेमा चूंकि एक कला है, सिनेमा एक मतलब तमाम कलाओं का संगम है, और सिनेमा के जरिए, क्योंकि हम तो जब भी कार्यक्रम करते हैं सिनेमा संवाद, तो उसमें हमारा जो शुरुआती जो प्रस्तावना रहती, परिचय रहता है, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज की सोच को प्रभावित करता है। तो के कंटेक्स्ट में बात करें चाहे और जितनी बात करें, कहीं ना कहीं सिनेमा हिंदुस्तान में कम से कम लोगों को सिर्फ मतलब पहनावे के लेवल पर ही नहीं, बल्कि तमाम और तरीकों से भी प्रभावित करता रहा है कि हीरो कैसा बोलता है, हीरोइन कैसी दिखती है, उसके कपड़ों की नकल कर लेना, हेयर स्टाइल की नकल कर लेना, या हीरो किस तरह से गाने गाता है, कैसे संगीत रचा जाता है, वो कैसे हमारे जीवन में घुसपैठ करता है, ये सब पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसलिए अगर ये हिंसा भी आती है, यानी शोले जैसी फिल्म भी आती है और उसके बाद तमाम सारी फिल्मों में हिंसा दिखाई देती है, तो उसका भी एक अलग असर पड़ता है समाज पे। और ये जो फिल्म है, मैथिली जी, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ, ये जो फिल्म है, यानी जिसके आपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की थी, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हिंदुस्तानी सिनेमा में, यानी हिंदी सिनेमा में खास तौर से और हिंदुस्तानी सिनेमा में भी हमेशा से मौजूद रही। यानी साहब बीवी गुलाम का जो किरदार है, यानी रहमान का जो किरदार अगर हम देखें, उसमें जो मीना कुमारी के पति का किरदार है, वो भी तो वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का उदाहरण पेश करता है कि पत्नी को किस तरीके से वो एक तरीके से इमोशनली उसको किस तरह से प्रताड़ित करता है, कैसे उसको वो टॉर्चर करता है, जिसका नतीजा हम उस महिला के मतलब किरदार में आया बदलाव में देखते हैं। और वैसा हीरो, जैसा कि अभी बात यहाँ कही गई कि भाई हीरो जो है, हीरो हीरोइन के बीच में संबंध जो है बदतमीजी का है, तो वो जो ऐसा नायक है वो तो हमारे यहाँ हमेशा से बहुत लोकप्रिय रहा है। और शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का जिक्र किया यहाँ धनंजय ने, उस तरह का हीरो, यानी डर, अंजाम, बाजीगर, या अभी हाल के कुछ फिल्मों में देख लें तो कार्तिक आर्यन की जिस तरह की फिल्में आई, प्यार का पंचनामा जैसी फिल्में जिस तरह की, उससे जो नया हीरो निकला है वो कहीं ना कहीं, या इवन अब अगर मैं पठान जैसी फिल्म ले लूं या उस तरह की फिल्में ले लूं जो शाहरुख खान और बाकी सारे हीरोज की रही हैं, तो वहां पर भी जो हीरो हीरोइन का संबंध है, नायक नायिका का, वो कुल मिलाकर के वहां पर तो मैस्कुलिनिटी वैसी ही है जैसे कि हम एनिमल फिल्म में देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकृत हिंसा है, बहुत ज्यादा विकृत हिंसा है, और उसमें हम आनंद ले रहे हैं। ये शायद एक परेशान करने वाली बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, आवारा का राज कपूर भी देख लीजिए, मनोज कुमार की तमाम फिल्में देख लीजिए, धर्मेंद्र की तमाम फिल्में देख लीजिए, हर जगह वही है, छोटे बड़े जी जी बिल्कुल। अनम्यूट कर लीजिए मैथिली जी अपने आप को। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है जी? हेलो। हाँ, मैं तो जो पुरानी फिल्मों की द वूइंग, द कोटिंग या मेटिंग गेम, वो सब एक तरफा था और स्टॉकिंग से शुरू होती थी, गाने के एंड में हीरोइंस मान जाती थी। वो एक टेम्पलेट, स्टीरियोटाइप, स्टोरी टेलिंग का एक प्रॉप है, उसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस की नॉवेल्टी का एलिमेंट। मैं शिबाजी जो कही है उससे बहुत सहमत हूँ कि आपने मुस्लिम कैरेक्टर्स या दलित कैरेक्टर्स को एकदम साइडलाइन करके उनको तो जस्ट एक बार थी कि अगर एक मुस्लिम पुलिसमैन है तो वो हिंदू पुलिसमैन से ज्यादा पेट्रियाटिक होना बताना चाहिए था। आई मीन एक ध्रुव काल या कुछ गोविंद निहलानी की फिल्म थी, उसमें ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह दोनों थे। उसमें नसीरुद्दीन शाह है जो मुस्लिम कैरेक्टर है, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी पेट्रियोटिज्म प्रूव करने के लिए, जो ये एक अनरिटन टेस्ट है कि अच्छा मुस्लिम कौन है। और एक समाज की बात में है तो हम हर एक, अजय जी कहते ये साइकिल चलता रहेगा, मगर ये साइकिल बढ़ता, उसका हिंसा की प्रतिक्रिया और ज्यादा होती रही। अगर आप मर्द और एनिमल को देखें,
या शक्ति और एनिमल को देखे, वो इमोशनल कंटेंट उसमें बहुत कम हो जाती है कि एक्चुअली मुझे शक्ति एक्चुअली रमेश सिप्पी की सबसे अच्छी फिल्म है, नॉट शोले एज मच, कि उसका द इमोशनल ग्राफ उसमें देखे तो। और जो ये डिसेंसिटाइजेशन जो हो रहा है, जितनी थोड़ी वायलेंस के साथ ऑडियंस संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा हिंसा चाहिए, और एक वो टॉर्चरिंग मेथड्स और ज्यादा क्रूअल होना चाहिए इम्पैक्ट के लिए। तो ये डिसेंसिटाइजेशन कहाँ तक जाएगी? ये वीडियो गेम्स में भी यू हैव वेरी वायलेंट वीडियो गेम्स, वो सब आई थिंक चिल्ड्रन स्पेशली, चलो हमारी जनरेशन और हमारी नेक्स्ट जनरेशन इससे इतनी प्रभावित नहीं होंगी, मगर जो अभी जो यंग टीनेजर्स, प्री टीनेजर्स, टीनेजर्स और जो वीडियो गेम्स के साथ एडिक्ट हो गए हैं, वो तो और एक्चुअली टेक वायलेंस फॉर ग्रांटेड और ग्रेटर डिग्री ऑफ वायलेंस चाहिए। और ये जो बोले थे कि पॉलिटिकल एंगल क्या है, अभी आप लिंच मॉब्स को देखिए। लिंच मॉब में एक अकेला आदमी, उसको तो थोड़ा ज्यादा उसमें कुछ ह्यूमैनिटी या कुछ सेंसिटिविटी होगा, कोई अंश अंदर, मगर जब मॉब बन जाती है वो एक बड़ी एनिमल, पैक ऑफ एनिमल्स जैसे, वुल्स जैसे हो जाती है, तो उसको कुछ सजा मिली है, उसको तो वो लोग ये सब वीडियो करके सोशल मीडिया में डालते हैं, तो इसकी वायलेंस एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा हो रही है। और उसको और अपना और जो आई मीन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट लाए, तो आप वोटिंग के बाद आप कोई वोटर्स को दे, तो देर ऑल लाइक devotees, like ardent devotees of the 56 इंच का छाती, जो उनको जैसा कि एक काबिल ट्रस्टेड लीडर की वो उसकी इमेज बन जाती है। तो ये so many influences are coming together to form society, and ये जो ये शायद ये ज्यादा साउथ में ये चर्निंग ज्यादा हो रही है, और वो क्योंकि उसका एक आप KGF और पुष्पा और RRR के बाद, बाहुबली के बाद आपको हो गया कि द साउथ का फिल्म्स बिकम पैन इंडियन फिल्म्स। और अभी जो जी, अभी आप मैथिली जी जो आप कह रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आपने साउथ वाली बात कह दी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में भी नॉर्थ साउथ को ज्यादा हो रहा है, और ये जो साउथ से इन्फ्लुएंस नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ये भी अपने आप में एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पहलू, बहुत तरफ आपने इशारा किया। शिवा जी, आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो शुरुआत में बातचीत कही थी और वहां से इस पूरी चर्चा में एक नया दृष्टिकोण भी निकल करके आया। ये जो फिल्म है एनिमल, और इस जैसी तमाम फिल्में, यानी हम लोग इस फिल्म के बारे में तो बात करें, लेकिन इस फिल्म के जरिए जो सोच निकल करके आ रही है, और ये फिल्म खास तौर से इसके बहुत ज्यादा इस पर बातचीत होने लग गई है, क्योंकि ये फिल्म जो है, इसका हीरो जो है वो अपने आप में, जैसा कि सबने कहा कि कोई सिस्टम नहीं है फिल्म में, कहीं वो हीरो कुछ भी कर रहा है, उसको रोकने वाला कुछ भी नहीं। वो बहन के कॉलेज में पहुंच जाता है रैगिंग करने वालों के लिए, रैगिंग करने वाले लड़कों के सामने मशीन गन चलाता है, वो डर के मारे खड़े हो जाते हैं। तो वो जो एक अजीब तरह का मेनियक टाइप का एक कैरेक्टर है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो कहीं जब उसके सामने मशीन गन है तो मशीन गन है, नहीं तो कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर देता है, और सारे के सारे उसके जो जितने साथी हैं वो सब गाना गाना शुरू कर देते हैं कि हम सारी दुनिया जला देंगे। वो जो एक हिंदी फिल्म का पुराना गाना जिसकी ट्यून उसमें ली गई है, पंजाबी में भी आया है कि तुम रूठ के मत जाना, मेरे ख्याल में उसी ट्यून से कहीं ना कहीं निकला हुआ है। और वो बड़े अजीब ढंग से एक क्या कहें उसको, ऐसा उसमें हिंसा के प्रति एक आकर्षण जगाने के लिए वो सारे के सारे, वो गला काट रहा है विलन का और वो वहां पर वो गाना गा रहे हैं। ऐसी दुनिया उन्होंने दिखाई है, और सेक्स और वायलेंस दोनों की ऐसी पैकेजिंग की गई है इस फिल्म में, इतनी आकर्षक ढंग से पैकेजिंग की गई है। और बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह का उसमें सजाया गया, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक में निकाल दो उस फिल्म से थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, तो आपको लगेगा कि हीरो कह क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हीरो के भीतर की जो वायलेंस है उसको उभार रहा है। तो क्या ये फिल्म जो है, ये हमें हमारी जो आदिम जो हमारी सोच है उसकी तरफ ले जा रही है, और ये अपने आप में इसीलिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं जिस चीज से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इस फिल्म को लेकर के, वो ये कि ये फिल्म अपने आप में बहुत खतरनाक सोच को बहुत बड़े मजबूत ढंग से प्रतिस्थापित कर रही है। और चूंकि ये फिल्म बहुत हिट हो गई है, इसलिए जाहिर बात है हिंदी सिनेमा का जैसा चलन है कि इसकी नकल में या इस तरह के हीरो की नकल में कई सारी फिल्में बनेंगी, और वो हो सकता है उतनी कामयाब ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाएंगी, क्योंकि लोग
पैसा कमाने का एक तरीका इसमें से ढूंढ लेते हैं। तो ये जो सोच है कहीं ना कहीं हिंसा से अगर हमारा मनोरंजन हो रहा है, तो वो जो बात अभी लिंच मॉब वाली बात मैथिली जी ने भी कही, तो हिंसा अगर हमारा मनोरंजन कर रही है, पहले भी करती रही है सिनेमा में, लेकिन आज अगर एनिमल जैसी फिल्म के जरिए कर रही है, तो ये अपने आप में हमको कहाँ ले जाने वाला है शिवा जी? आपकी बातचीत पर ही मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जी। अमिताभ साहब, जहां पर भी इस तरह का आपने कहा कि कबीर सिंह में भी और यहाँ पर भी वो कॉलेज में जाता है बहन के रैगिंग करने वालों का, कबीर सिंह में भी आप देखिए कि जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें वो जिस तरह की अराजकता दिखाता है, बुनियादी तौर पे हमें ये मानना पड़ेगा, जो पुरानी बात है हम सब जानते हैं लेकिन सिर्फ दोहरा रही हूँ, कि जैसे ही व्यवस्था फेल होती है तैसे ही अधिनायकवाद को जगह मिलती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, पूरे हमारे पॉलिटिकल कल्चर में भी यही हो रहा है, जितने भी वो फिल्में या जितने भी वो लोग जो रेप के ऊपर कहते हैं तुरंत फांसी दे दो, आपको याद होगा जया भादुड़ी ने लोकसभा में कहा था, राज्यसभा में कहा था कि तुरंत फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। बाद में पता चला था कि जिनको एनकाउंटर में हैदराबाद वाले केस में मार दिया गया, वो बेचारे उन्होंने रेप किया भी नहीं था, उनको मार दिया गया। हमारे व्यवस्था से जो निराशा है कि पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जो वकील हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, वो सच के साथ ना खड़े होकर झूठ के लिए खड़े होंगे, जो न्यायालय है वो अपना काम नहीं करेगा और उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, वो काम नहीं होने देगा। ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद जो निराशा से एक भावना समाज में पैदा होती है, ये उसका दोहन है। हालांकि ये जो हीरो है आपका, चाहे वो कबीर सिंह हो चाहे दोनों हीरोज जो हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं, कोई बड़ा सरोकार है ना, कुछ नहीं है। ये वो कैटेगरी है जिसके जीवन में दुख नहीं है, पर्पस नहीं है, वो इस तरह से पर्पस ढूंढ रहे हैं। तो कबीर सिंह, जो मैंने सत्या हिंदी के परसों के कार्यक्रम में कहा, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि चाहे गैंग ऑफ वासेपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे द एनिमल हो, इसमें बेटा बाप से वैलिडेशन का भूखा है, लेकिन बाप से वैलिडेशन की भूख में उसे सचमुच कुछ नहीं करना है। बाप से ज्यादा हिंसक होना है, बाप से ज्यादा क्रूर होना है, वो गद्दी नशीन है सही मायने में। ये साबित करना है कि जो परंपरा, जो विकृत परंपरा आपने डाली है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम पूंजीवाद को भी एक विकृति की तरह अगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये उसी विकृति का एक्सटेंशन है। तो एक चीज तो ये है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पूरे समाज में आप देखिए, हमारे जो धार्मिक संत हैं वो हिंसा की जबान बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं छुरी तेज करो, वो कह रहे हैं मार डालो, या वो रेप और हत्या में कन्विक्ट होते हैं और बार बार पैरोल पे छोड़े जाते हैं चुनाव में। ऐसा समाज अगर है तो वो एनिमल को का टारगेट तो ये है सब कुछ वो 3 घंटे में भरे, तो 3 घंटे में वो जितना भर सकती है उसने भरा है। लेकिन हम इसी टॉक्सिक माहौल में तो रह रहे हैं ना। तो टिम आश्चर्य पर मैं बात खत्म करूंगी, लेकिन मेरा एक चैलेंज है रेड्डी साहब को कि वो ऐसा एक हीरो, ऐसा ही एक वायलेंस करने वाला अराजक हीरो स्थापित करें, बस उसको आदिवासी, दलित या मुसलमान होना चाहिए, और फिर ये चैलेंज को स्वीकार करें कि इसको पसंद किया जाएगा, वो पसंद करवा के दिखाएं ऐसा अराजक मुसलमान हीरो। बस बात खत्म। शुक्रिया शिवाजी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर इस बातचीत को ला खड़ा किया है, जहां एक फिल्मकार के लिए ये चैलेंज है कि वो अपने नायक का वर्ण, उसकी जाति, उसका धर्म उसको बदल करके देखे और फिर वो एनिमल जैसा नायक उसको बना करके दिखाए और उसको सफल करके दिखाए। ये हमारे फिल्म उद्योग के लिए, लेखकों के लिए, फिल्मकारों के लिए और समाज के लिए भी एक किस्म का एक संदेश है कि कैसे नायक हम सृजित कर रहे हैं और किस तरीके से हम एक सांचे में ढाल करके, एक परंपरावादी सांचे में ढाल करके चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं और कैसे एक खतरनाक ट्रेंड विकसित कर रहे हैं। मैं तो इस बातचीत को मतलब यहाँ जहाँ हम बातचीत लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि एनिमल एक खतरनाक सिनेमा है, जो कि कुल मिला करके सिनेमा, यानी स्त्री पुरुष संबंधों में कह लीजिए या कहानी कहने के जो भी अंदाज है, उसमें जो कोमलता होती है, उस कोमलता को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहा है ये एनिमल जैसा सिनेमा। और अगर ये ट्रेंड पॉपुलर होता है तो ये एक बुरी स्थिति होगी सिनेमा के लिए। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एनिमल फिल्म पर ये बातचीत जो है वो हमारे सामने कई तरह के आयाम उपस्थित करती है। आपने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की, आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इस बातचीत को देखा सुना।